मैं मन मन में सोचूंगा ना कि तू प्रदेश में जाओ वतन जाना कौन है। मैं देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पे न्यू लिख रखा हो कि वोट तो मांग नहीं रहा, तू करके रहा है पिराने। कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहने को संत महात्मा नहीं है, वो 4000 किलोमीटर क्यों नापन लग रहा है। और मैं ये चीज हमेशा कहता हूं कि मैं पहले दिन से मेरे को समझ में आ गया था कि तू आ तो गया गलत। उसका कारण राजनीतिक था, और राजनीतिक कारण भी कांग्रेस के अंदर जो राजनीति थी। अच्छा लगता है मेरे को। वो 10-10 हज़ार 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में इसे भेजे इलेक्शन के टाइम में। लोकसभा वाला अगर हफ्ता 10 दिन और लेट होता तो परिणाम और भी भयानक हो सकते थे। ना टिकट देते, ना मंत्री बनाते। बात ये करते हमारे साथ जुड़ते हो तो जुड़ लो, साथ लगे चालन की अड़ास नहीं है। आदरणीय श्री जगदीश चंद्र जांगड़ा जी, भाई अनिल जी, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी, एडवोकेट श्री रघुवीर रंगा जी। वो भले ही ना कहते हो कि किसान नेता नहीं, मैं सिर्फ प्रोग्रेसिव किसान हूं, लेकिन जो आपने विचार रखे और जिन शब्दों में रखे, नेता की उपाधि बिल्कुल सही दी हुई है आप। आदरणीय श्री रमेश टमाटरवाला जी, श्री करमवीर ख्यालिया जी, डॉक्टर सीताराम सिंगला जी, डॉक्टर आसिम जी। डॉक्टर आसिम तो हमारे इलाके में ही पोस्टेड हैं, बता रहे थे। श्री आभास सिंह जी पहलवान, श्री महावीर ख्यालिया जी, श्री मंगल नाफरिया जी, अनिल की सारी टीम, और हमारे साथ आए हुए हमारे सभी साथी अशोक सिवाज जी, किरोड़ी जी। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि मेरी यात्रा का ख्याल जो मेरे दिमाग में आया है वो सीधा सीधा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वहाँ से निकला हुआ है। वो एक अलग बात है कि जो मुद्दा लेकर वो चले थे, दुर्भाग्यवश वही परिस्थितियाँ हरियाणा में भी पैदा कर रखी हैं। पूरे देश में धर्म के नाम पे कर रखी हैं, हमारे यहाँ जातीय जहर घोलने के नाम पे कर रखी हैं। बात मोटी मोटी वही है, 80-20 टोने हैं, किसी ढाल के टोलो, और बाकियों को उनके खिलाफ जोड़ने का प्रयास करना है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद का दम भरने वाले कभी पूरे देश को साथ लेके चलने की बात करते ही नहीं, कभी नहीं करते। बात ये करते हमारे साथ जुड़ते हो तो जुड़ लो, साथ लगे चालन की अड़ास नहीं है। ना टिकट देते, ना मंत्री बनाते, मतलब हर वो चीज़ करते हैं जिससे वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं किसी वर्ग को कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और लेकिन फिर भी लोगों को बात कई बार धीरे धीरे समझ में आती है। और मेरा तो मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये बात लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आई थी, लेकिन तब तक समय ज़्यादा बीत गया था। तो 2024 का चुनाव लोकसभा वाला अगर हफ्ता 10 दिन और लेट होता तो परिणाम और भी भयानक हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसमें गजब की चीज़ यह है कि सबसे बड़ी बात जिस वर्ग को समझ में आई वो है जिसमें शिक्षा का सबसे ज़्यादा अभाव है, वो है जिसमें साधन संसाधन का सबसे ज़्यादा अभाव है, वो है जिसमें राजनीतिक शक्ति का अभाव है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को समझ में आई कि संविधान की ताकत है क्या। हमारे पढ़े लिखा के नहीं समझ में आया करती इसी बात, क्योंकि इसी बात हम सारा टाइम पढ़ते रहते हैं अखबार में, किताब में, ये वो, लेकिन उसका सही मायने में लोगों की जिंदगी पे कैसे असर पड़ सकता है, ये 2024 के चुनाव में जो हमारा गरीब वर्ग है, जो शेड्यूल्ड कास्ट तबका है, उसने दिखाया कि ये जो हमारे संविधान का मर्म है ये हमको समझ में आ रहा है, जो तुमको समझ में नहीं आने लग रहा। और उसी पे पलट दिया होता सारा का सारा खेल। थोड़ी सी चूक रहेगी बस। योए प्रदेश जिसने अब कमाल के रिजल्ट दिए हैं, एक तो योए था, मतलब गजब की बात है। वैसे तो मेरे को कई बार समझ में नहीं आता, हालांकि मैं लोगों के विवेक को कभी चुनौती नहीं देता, लोगों के विवेक को मैं कभी चुनौती नहीं देता। लोग अपनी राजनीतिक समझ कहाँ से पाते हैं, क्या चीज़ें वो समझते हैं, हर आदमी का अपना विवेक होता है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश जिसमें कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा हाहाकार मचा,
पूरे देश से पलायन हुआ उनके प्रदेश के लोगों का, जहां के सारे जो आपके आर्थिक आंकड़े कह लो या किसी भी प्रकार के कह लो, देश में सबसे बदतर। लेकिन वो भी 20 साल के बाद उसी सरकार को जो 20 साल से चुनते आ रहे हैं, उसी को इतने बड़े बहुमत से चुन के ला रही है कि आदमी को कई बार फिर अपना वही बात है, सिर खुजाना पड़ता है कि भाई हो क्या रहा है। मतलब फिर क्या चीज़ है। अब मैं एक बात तो समझ सकता हूं, ये घूस जो है, ब्राइब, ये तो हमारे डीएनए में जाली, ऐसा लगता है मेरे को। और 10-10 हज़ार, सवा करोड़ महिलाओं के खाते में इसे भेजे इलेक्शन के टाइम में, मेरे ख्याल से उनने तो अपना ताला बंद कर लिया यहाँ का, और उसी पे दे दिए। और मेरे को मेरे पिताजी बोले, नहीं मेरा इलेक्शन में एक बोतल पे बिक जाए तो 10-10 हज़ार गए हैं। अच्छी बात सजी, क्योंकि इलेक्शन से पहले पेटी पेटी जावे उसे में बोले काम, ये तो 10-10 हज़ार गए हैं एक के खाते में। तो लेकिन खैर जो भी है, रमेश जी की एक दो बात, मैं कभी भी अरविंद केजरीवाल और अन्ना से प्रभावित कभी भी नहीं होया। मेरे को पहले दिन से, मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो निरे फ्रॉड लगते थे। हम तो जमींदार थे जी, वो निरे फ्रॉड लगते थे। लेकिन वो एक जो आपका ये मध्यम वर्ग होता है ना, मिडिल क्लास, इसके अंदर एक बुखार सा चढ़ रहा था। और बुखार क्या था कि सारे नेता चोर हैं, और उस चक्कर में सारे लपेट दिए। इन्होंने घोटालों का जिक्र करा, उस बात को 13 साल हो चुके हैं, सरकार बदले भी 11 साल हो चुके हैं। जितने भी वो घोटाले थे जिनको देख के सारे लोग आंदोलित हुए थे, जिसमें एक वो सीएजी था जो सिर्फ 0-0 ला दिया करता, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़। एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है, सारे बरी हो लिए, एक को भी नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता वो सारे साफ सुथरे थे, सारे ठीक थे, नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से एक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से केस सही थे या नहीं थे, लेकिन उनको उभारा गया। और अब देख लो, आपने आखिरी बार सीएजी की रिपोर्ट के बारे में कब सुना था? उससे दौर में सुना था। उसके बाद ना न्यू पता सीएजी कौन है, ठीक है। और उस टाइम एक वो विनोद राय होया करता, मेरी जमात का ही था, मेरी जमात मतलब आईएएस का था। उसके बाद उसको इन्होंने, ये युवा साथियों के लिए है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया कोर्ट ने, ये जो क्रिकेट चलाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में माल पानी बहुत हो रहा है, दुनिया की सबसे पैसे वाली संस्था है वो खेलों में। तो उसको ये ठीक करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा विनोद राय बड़ा बढ़िया आदमी है, ये वो 1,76,000 करोड़ घपले वाला है, इसको दो। वो 3-3.5 साल अध्यक्ष रहा, बीसीसीआई का नाश मार गया। एक चीज नहीं ठीक हुई उस पर। और कमाल की चीज है, वही 2G जिसमें पूरी की पूरी सरकार बहेगी, उस 2G में ना तो कोई दोषी पाया गया। और गजब की चीज है, मैं पार्लियामेंट में था उस टाइम कमेटी में, तो मेरे उस कमेटी में उस समय जो मुद्दा लग गया वो ये लग गया आपका कोयले वाला। वो मुद्दा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि कोयले के मंत्रालय के सारे बैठे थे वहां, तो मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया। मैंने कहा जी एक बात बताओ, वो आप लोगों ने जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, जब लाल किले से भाषण दिया था, वो 14 का था या 15 का, मेरे को ध्यान नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई भी स्पीच जो होती है वो सारे महकमे उसके अंदर अपने पॉइंट देते हैं, ऐसे नहीं होता कि वो अपने मन से बोल रहे हो। मैंने कहा उसमें आपने ये कहलवा दिया था कि हमने जो कोयले के जो टेंडर हैं, ऑक्शन हैं, ये पुरानी कितने लाखों करोड़ की करवा दी। 2014, मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद 2023 की है। मैंने कहा 9 साल हो लिए, मैं आंकड़ा देख रहा था अभी। मैंने कहा सारी कोयले की खदान जो आप ऑक्शन कर पाए हो वो 35,000 करोड़ की भी कौन नहीं। मैंने कहा वो 1,72,000 करोड़ गए कहाँ वो? उस समय जो इतना बवंडर मचाया, और उसके बाद आपके महकमे ने प्रधानमंत्री की स्पीच में यह कहलवाया कि हमने इतने लाख करोड़ के कोयले के खदानों के ऑक्शन कर दिए। मैंने कहाँ है वो? हर चीज में झूठ बोले, हर चीज में। बीजेपी का जिक्र करूंगा क्योंकि 4.5 साल, 4.5 पौने 5 साल में रहा वहां पे। मन मेरा पहले दिन से नहीं था, और मेरे पिताजी जब बीजेपी में गए, सीधा सीधा
उसका कारण राजनीतिक था, और राजनीतिक कारण भी कांग्रेस के अंदर जो राजनीति थी, उनका ना तो बीजेपी से प्रेम था, ना उनकी विचारधारा से प्रेम था। लेकिन जिस पार्टी को 42 साल दे रखे थे, उसमें जब दरवाजे बंद हुए तब वो रास्ता अपनाया गया था, क्योंकि वो उस तरह के राजनेता तो है नहीं कि घर बैठ जाएंगे और नु कहेंगे मैं रिटायर हो गया। कई हैं ऐसे जो 6 MLA बन लिए, मंत्री रह लिए बड़े बड़े, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी जब पार्टी टिकट ना दे तो लड़ सके चुनाव। ठीक है, मेरे पिताजी में वो नहीं था कि मैं घर बैठ जाऊंगा अगर मेरे लिए रास्ता नहीं खुल रहा। तो ये नहीं था कि अम्बा मर्जी से थे, लेकिन आदमी को कृतघ्न भी नहीं होना चाहिए। मान सम्मान मिलता है अगर आदमी को, तो आदमी को फिर उसका सम्मान भी करना चाहिए। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले दिन से मेरे को समझ में आ गया था कि तू आ तो गया गलत, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को निजी तौर पे किसी ने कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो या कोई कड़वा बोला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आई ये भारत जोड़ो यात्रा। उस समय तो नमस्कार आइए, उस समय तो मैं ये चीज़ अपने कई इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ। मेरे कई वे जीवन आया करती, मैंने कही वो राहुल गांधी कर्नाटक में है, मैंने कहा वहाँ जाकर मिल लूँ उससे। फिर मैंने कही मध्य प्रदेश आ लिया, अड़े मिल लूँ। कई बार मेरे मन में आती थी। मेरी बीवी मेरे से पूछती थी, तू बोली तू 1.5-2 घंटा देखे है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, वो आदमी सिर्फ पैदल चल रहा है, तू देख क्या रहा है? मैंने कहा मैं न्यू देख रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहने को संत महात्मा नहीं है, वो 4000 किलोमीटर क्यों नापने लग रहा है। मैंने कहा उससे बड़ा परिवार है क्या इस देश में किसी का? मैंने कहा उस आदमी को ये करने की क्या जरूरत है? और एक ऐसी पार्टी में जहां वो पूरी पार्टी उसके भरोसे चल रही है। मेरे को एक दिन, अभी वो मेरा पत्रकार साथी है, इंटरव्यू कर रहा था, वहां महेंद्रगढ़ में थे हम उस दिन, कि जी राहुल गांधी जी बिहार के चुनाव में एक बार वो वोट अधिकार यात्रा करके उसके बाद नजर नहीं आए। मैंने कहा कोल्लू का बैल है के सारे उसने बंद हो गए। मैंने कहा पार्टी वाला ने भी तो कुछ करना है। रमेश जी ने कहा सड़कें सुनी, सड़क पर हमने तो थोड़ी सी रौनक ला रखी है, ये सुनने वाले दफ्तरों में बैठे हैं सारे के सारे, उड़े माला चढ़ा ले हैं, उड़े फूल चढ़ा और फिर उसकी फोटो बनाकर नीचे 4 लाइन लिख के ऊपर भेज दे, हमने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। तो हम इस यात्रा को लेके जब निकले थे तो बड़ी सीधी सी बात है। देखिए वो ठीक है, मुझे एक मेरे को पारिवारिक हिसाब किताब से एक वो क्या बोलते हैं लेगेसी को हिंदी में, हाँ, एक विरासत का बोध है। ठीक है, बोध है, लेकिन मैं व्यवहारिक भी हूं। व्यवहारिक इस तरह से कि मैं ना MLA ना MP, चुनाव में हार रहा, मैं मन में सोचूंगा ना, तू प्रदेश में जाओ, वतन जाना कौन है? क्योंकि जब ये बात इस चीज पर चर्चा चल रही थी, चर्चा तो ये चली थी कि भाई 8 महीने हो लिए, चुनाव खत्म हुए, अब नतीजे जो आ लिए, अब अपना थोड़ा काम लगो, लोगों के बीच में जाना शुरू करो, मीटिंग करो, ये करो वो करो, सक्रिय हो। तो जब फिर उसकी जो रूपरेखा बन रही थी, तब मेरा ही सुझाव था, मैंने कहा जी मेरी तो इच्छा ये है कि हम पद यात्रा करें। तो मेरे से पूछा गया पद यात्रा क्या की, उचाने की, जींद जिले की या हिसार लोकसभा की? मैंने कहा ना जी पंगा लेना तो पूरा लो, फिर तो पूरे प्रदेश की करें, अपने आप को सीमित क्यों रखें? उसके साथ साथ ये था कि अब समय कौन सा है, कोई राजनीति नहीं हो रही उस नाते, कोई इलेक्शन नहीं आ रहा। मेरे को कई बार मैं अभी लोगों में भी जब जाता हूँ और मैं अपनी बात कह रहा होता हूँ, मैं बात कहते कहते ना किसी के चेहरे पर देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पर न्यू लिख रखा हो, वोट तो मांग नहीं रहा, तो करके रहा है फिर के लेना आ रहा है। तो खैर, लेकिन क्योंकि जब इस फैसले पे हम पहुंचे, उसके पीछे बहुत सोचा गया था। ऐसा नहीं है कि तुरंत ख्याल आ गया था, यात्रा का ख्याल तुरंत आया था, लेकिन वैसे उसके पीछे सोच ये थी कि 2024 का नतीजा ऐसा आया कैसे जैसा वो आया। वोट चोरी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प चीज भी है, इसके और भी बहुत कारण हैं, 36 कारण हैं। हर कैंडिडेट का जो चुनाव में कामयाब नहीं हुआ, उसका, उसके वर्कर्स का और उसके हल्के वालों का अपना अपना विचार हो सकता है। कोई किसी को दोष दे रहा है
कोई किसी को दे रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की कर रहा है। लेकिन हमारी समझ में जब प्रदेश को पूरे को देखो तो दो चीज़ हमारे सामने आई। एक तो जो बीजेपी का जो एजेंडा है, एजेंडा अब भी शुरू हो लिया, क्योंकि अभी तो 1 साल सरकार का था, विपक्ष भी सोया हुआ था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ कहने की। लेकिन अब उन्होंने अपने वो जो है ना खिलाड़ी, वो मैदान में उतारने शुरू कर दिए। और भाषा वही है, भाषा वही है, भाषा है उकसाने वाली। अगर वो आपको उकसा गए वो कामयाब, तो कामयाब। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2019 का जो मेरा चुनाव में लड़ रहा था, चुनाव शुरू हुए 2 दिन हुए थे, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, हम हिसार बैठे थे, प्रचार खत्म करके आए हुए थे। तो सारे 8-10 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जिक्र आया सोनीपत से जो कैंडिडेट थे रमेश कौशिक, मजे ले रहे सारे। अजी वो आज जींद के फलाने गांव में आया था और उसकी तो हाय आयर मुर्दाबाद हो गई और धूलियाँ मार दिए, राजी हो रहे। मेरे पिताजी सुनते रहे 5-7 मिनट, फिर बोले तुम तो राजनीतिक लोग हो, अकल से पैदल हो लिए क्या? बिल्कुल। बोले जी क्यों? जो बोला धूलियाँ मरवाना आया था, इसे का रोना रो भाई पूरे हल्के में जाके कि मेरे साथ या माड़ी कर दी। वही बनी। हुड्डा जी थे उसके खिलाफ, छोटा मोटा नहीं था, 10 साल का मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे वाले कई बार सोचते हैं बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, यूं नहीं समझ में आती कि बेवकूफ़ी क्या करने लग रहे हो। ये जो पिछले 3 दिन में 2 बयान आए हैं, एक एमएलए का और एक एमपी का, ये वही हैं। और इससे पहले एक बहुत भयंकर षड्यंत्र रचने की भी कोशिश की गई थी, जो सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ में ज़्यादा शायद कुछ देखा नहीं और रुक गए। पहले वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की, उसके बाद एएसआई लाठर ने करी। उन दोनों इंसिडेंट्स को आप ध्यान से देखना, दोनों में सरकार का रवैया और बर्ताव किस तरह का था। एक में 8 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, जिसकी वजह से यह कि पोस्टमार्टम भी 8 दिन नहीं हुआ। 8वें दिन जाके पोस्टमार्टम हुआ और फिर एफआईआर दर्ज हुई है। और उसी से जुड़ा हुआ जो सुसाइड एएसआई लाठर का था, 1 दिन के अंदर अंदर वहां मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री सारे पहुंच लिए और 1.5वें दिन एफआईआर लॉन्च हो ली थी। वो भी एक संदेश था, वही खेल खेलने का कि तुम लड़ लो, हमने अपनी राजनीति करने दो, तुम लड़ो। और अब जो ये 2 बयान आए हैं पीछे, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। एक अपील करी थी जी, शायद कई मिलियन लोगों ने देखा था कि समाज की समरसता, संदीप भारती का वो, उसके ऊपर तो दोनों बड़कियां भरे। और मैं इसी का उदाहरण एक और देता हूं। वो था मेवात का 2023, पूरी स्कीम के साथ, षड्यंत्र के साथ दंगे भड़काने का प्लान था, पूरा योजनाबद्ध तरीके से। और उसका माध्यम भी यात्रा था, वो धार्मिक यात्रा थी, यो फर्क है बस, लेकिन यात्रा उसका माध्यम था। और दंगे भड़के, 7 या 8 आदमी मरे भी उसमें। लेकिन वहां के जो बड़े थे और युवा थे, खास तौर पे जो खाप थी, पाल बोलते हैं उनको, गए थे क्या? हम सुरेश को उनको जाके खड़ा हो गया, ये कहा कि हमारे भाई हैं मुसलमान, उनको समझ में आ गई और उनने वो संभाल लिया काम। नहीं तो आपका मुजफ्फरनगर बन गया था वहां पे, कोई कसर नहीं बच रही थी वहां पे। तो ये एक खेल है। और दूसरा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि यहां थोड़ा हमारा वार्ता का स्तर दूसरे पे है, स्तर पे। बीजेपी को आप ये मत सोचिए कि ये इलेक्शन सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। बीजेपी का ध्येय जो है वो सिर्फ सरकार बनाना नहीं है। बीजेपी देश का इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करने पे लगी हुई है। संस्थागत जकड़ पूरे के पूरे सिस्टम, जिस देसी भाषा में सिस्टम का है ना, हर चीज के सिस्टम बनावा जी, वो पूरा सिस्टम काबू कर रहे हैं। कई लोग इंदिरा गांधी जी वगैरह का जिक्र करते हैं। कांग्रेस का 50 साल राज रहा है, लेकिन कांग्रेस की कोई आरएसएस जैसी संगठन या संस्था नहीं थी जिसके आदमी एक ही विचारधारा से प्रेरित हों और जिनका मकसद, यदि वो किसी चीज के अंदर घुस गए हैं
तो उस विचारधारा को फैलाना उनका मकसद है। कांग्रेस का वो नहीं था कभी। कांग्रेस का सबका बड़ा मेला सौदा था, छतरी बोला करते, ये तो छतरी है, इसके नीचे सारे आ सकें। और थी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, उसमें तो सब लेने थे, इसीलिए उसमें सब थे। लेकिन ये उस समय भी उस छतरी का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि इनको सबके साथ नहीं चलना, ना इन्होंने सबको साथ लेकर चलना। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि 2014, 2019, 2024 कोई नहीं जी, कांग्रेस ने भी 50 साल राज करा था, ये वो पार्टी या वो विचारधारा नहीं है। इनका किसी दिन हमारे संविधान में विश्वास नहीं रहा, तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, चाहे वो SIR के माध्यम से हो, चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं 1 वोट 1 नेशन, चाहे उस माध्यम से हो, और चाहे ये जो अब आपकी डिलिमिटेशन की बात चल रही है उसके माध्यम से हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था कह लो या संवैधानिक व्यवस्था कह लो, उसको कमजोर करके और उसको हथियाने का खेल है। फिर उसके बाद अगर आप ये सोचोगे ना कि ओहो चुनाव की तो ऑप्शन है हमारे पास, चुनाव से हटा लेंगे इनको दोबारा कभी, फिर पुतिन वर्गे हो जाएंगे। ये इलेक्शन होंगे लेकिन जीतेगा पुतिन ही। पुतिन चलो मैं उस हद तक तो नहीं जाता, लेकिन ये चीजें थोड़ा सोचने समझने की हैं, क्योंकि हर समय हर वर्ग को जो भी सत्ता में पक्ष होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा लारा या लुभावनी चीज दे सकता है या ऑफर कर सकता है जिससे वो डगमगा जाते हैं। हमारे यहाँ 10 साल तक माहौल बना हुआ था, छाती पीट पीट के लोग क्या करते, इनके तो बीजेपी ने रगड़ देंगे और न्यू कर देंगे और न्यू कर देंगे। लोकसभा में कुछ कुछ झलक दिखाई थी, पूरी तो नहीं थी। वह पूरी तो इसलिए नहीं थी कि संगठन को नहीं था, पूरी आओगी कहाँ से। वो तो उस मई के महीने में जाके वोट दे आए लोग, वो लोगों की बहादुरी थी, नहीं तो उनको निकालने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक झलक उन्होंने दिखाई थी। लेकिन जब तक वो असेंबली का चुनाव आया, हम भूल गए कि बीजेपी हरानी है। उसके बाद तो क्या था, ये फलाने गांव वाला इसकी अकड़ काटनी इबके, ये इसकी नाड़ गणी टेढ़ी और इसकी सीधी करांगे इबके, और वो ऐसी करी, सारे गज बना दिए। और उसके पीछे पूरा एक खेल चल रहा था। मैं वहीं पे आऊंगा जहां से शुरू किया था। उस खेल को रोकने में कांग्रेस सक्षम है, सिर्फ कांग्रेस ही सक्षम है हरियाणा में। लेकिन वो क्योंकि संगठन नहीं था, इसलिए उस चीज को शायद उस तरह से भांपा भी नहीं, और भांपा भी हो तो उस चीज का उस तरह से मुकाबला नहीं किया गया, क्योंकि उस चकाचौंध में सब ये सोच रहे थे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, राज तो आ रहा है। और आप राजनीतिक लोग हैं, आपको भी आभास होना शुरू हो गया होगा, जो इलेक्शन का आखिरी हफ्ता था उसके अंदर वो एक तरफा चुनाव वाली बातें धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो ली थी। जिस हल्के की या जिस जिले की भी बात करते थे, हर जगह मुकाबले में बात होनी शुरू हो गई थी। एक तरफा वाला सिस्टम जो था वो बहुत कम जगह बची थी जहां एक तरफे वाली थी। और नतीजा यदि आप देखोगे, एक तरफा सीटें तो बीजेपी जीती है, जहां जीती है 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से वो जीतते हैं, ऐसे हल्के। तो वो चीज बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा और कांग्रेस का संगठन ना होना, ये दो चीजें थी जिसकी वजह से हम इस यात्रा पर निकले थे। हमारा मुख्य संदेश या उद्देश्य, वो हमारी यात्रा का नाम और उसका स्लोगन सद्भाव यात्रा, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, इस संदेश के साथ हम चले हैं और लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, बुद्धिजीवी वर्ग जो आज के दिन बात करने लग रहा है उस माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमको इस बात की खुशी है कि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचने ज़रूर लग रही है। इसी के लिए हम इस यात्रा पर निकले हैं। अभी 19वां हल्का है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, 71-72 हल्के हमारे बचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, मेरा विश्वास है कि हम ठीक रास्ते में हैं और नतीजे भी आगे आने वाले समय में ठीक ही निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।